हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेरिवेशन ऑफ सेल ईएमएफ। एकल इलेक्ट्रोड, हिंदी में आप इसे कहेंगे एकल इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत वाहक बल की व्युत्पत्ति। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेल का ईएमएफ के लिए डेरिवेशन निकालना है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नर्न्स इक्वेशन, कुछ वैसा ही है। ठीक है, वही नर्न्स इक्वेशन जो है अलग अलग सेल में जो है ईएमएफ कैलकुलेट करने में यूज में ली जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रोड की जो है वो वैल्यू निकालनी है ई की। तो वो कैसे निकाली जा सकती है, ओके, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमने डेनियल सेल पढ़ा था वो देखना पड़ेगा वापस आपको, क्योंकि देखो एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक सेल की जरूरत है, और सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। अब इन 2 में से किसी एक इलेक्ट्रोड का ही आपने पोटेंशियल निकालना है, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है, आप किसी एक का नहीं निकाल सकते, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैसे मैंने आपको सारा बता तो दिया, ठीक है, कि 2 सेल होते हैं। ये आपका एक हाफ सेल है, इसे कहते हैं आप हाफ सेल। मैं थोड़ा सा दूसरा ही बना देती हूँ, देखो, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप डेनियल सेल को एज एन एग्जाम्पल लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अगर एक को ही निकालना है तो फिर एक को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। दोनों ही सेम लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, देखो ये आपने एक सेल लिया, ये दूसरा सेल लिया, वही वापस से चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा सेल लिया, हालांकि क्या है, ये दोनों एक ही सेल के पार्ट है। ओके, दोनों क्या है, एक ही सेल के पार्ट है। ये जो है आपका, ये है हाफ सेल, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं हाफ सेल, राइट। ये आपका एक हाफ सेल हो गया, ये आपका दूसरा हाफ सेल हो गया। ओके, अब यहां पे आप क्या करते हैं, इनको जो है कनेक्ट कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है आपका, इसको आपने कनेक्ट कर दिया, राइट। ये बीच में आपका जो भी मीटर वगैरह लगा हुआ है। ओके, ये आपका हाफ सेल है, ये भी आपका हाफ सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनोड होगा, ये एनोड होगा माइनस में। ओके, और ये जो है क्या होगा, कैथोड होगा प्लस में, कैथोड होगा प्लस में। ओके, तो ये हाफ सेल। अब हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, यानी कि सिर्फ इसका पोटेंशियल निकालना है। आपको पूरे सेल का पोटेंशियल नहीं निकालना, एक का पोटेंशियल निकालना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इन दोनों में से किसी एक हाफ सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो, यानी कि एक हाफ सेल आप ले, स्टैंडर्ड ले, जिसके बारे में या तो आपको पता हो कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, या फिर उसकी जो ई की वैल्यू है वो 0 रहे, ठीक है। उसकी ई की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या तो 0 हो या फिर जो है वो नोन हो, जितनी भी हो वो नोन हो, ठीक है। तो ये जो है आपको फिर एक हाफ सेल स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। उसी केस में आप जो है वो दूसरे का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाएंगे। और फिर जब आप दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो उसी एक के निकालने को क्या कहेंगे आप, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर आपने डेफिनेशन पता करनी है तो वो होती है कि किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स के
ग्रहण करने तथा त्यागने की नेचर या प्रवृत्ति, त्यागने की नेचर या प्रवृत्ति को जब वह अपने आयनों से घिरा हो, आयनों से घिरा हो या संपर्क में हो, कि उसके कांटेक्ट में हो, तो वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या मतलब कि यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति या फिर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां से या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, वो भी कब? जब वह अपने ही आयनों से घिरा हुआ हो, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होगी उस इलेक्ट्रोड की, वही क्या कहलाएगा उस इलेक्ट्रोड का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल के लिए निकालना हो तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अगर एनोड पर आप एनोड वाले का निकालना हो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रोड त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाता है। कौन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो कहां पे मिलता है, कहां पे होता है? एनोड पे। एनोड पे आपको क्या दिखेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कितनी है इसकी। ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्स होगा, राइट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.34 है, तो उसी इलेक्ट्रोड का नहीं, तो उस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? -0.34। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर साइन चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मान उनका समान रहेगा, पर साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इनवर्स होता है। ओके, तो अब किसी भी हाफ सेल का समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लियर हो गया कि क्या है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनका मतलब क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, राइट। ओके, अब आपको किसी इलेक्ट्रोड या फिर किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है लैब में, तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है,
चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो रिडक्शन पता होना चाहिए, रिडक्शन निकाल ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। यानी कि एक हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए कि कितना होता है, या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले ले कि जिसका वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में। देखो, ऐसा कोई इलेक्ट्रोड नहीं, ऐसा कोई इलेक्ट्रोड सिस्टम नहीं है, नहीं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर डायरेक्ट लिख रही हूं मैं इस तरह से शॉर्ट में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। बट at some standard condition, hydrogen electrode could be a standard electrode, standard half cell could have standard electron potential. जीरो। ठीक है, ऐसा तो कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड हाफ या फिर कोई हाफ सेल नहीं है, इलेक्ट्रोड सिस्टम नहीं है या फिर हाफ सेल नहीं है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। बट कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि 0 वो दे सकता है। ठीक है, तो कब? एट 1 atm and 25 degree centigrade temperature, hydrogen electrode have 0 electrode potential। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ओके, तो अब जो है, क्योंकि अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है वो इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ओके, तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं, एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। अगर आपको किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पता करना है तो आप दूसरा हाफ सेल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी पता होगा कि 0 ही होगा, तो आप आराम से दूसरे का निकाल सकते हैं। ओके, तो अब जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी वो देखते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सेल में जो है आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। ओके, लास्ट यूनिट, सॉरी 4th यूनिट में भी पढ़ा है हमने कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक सेल को। तो मैं यहां पे वापस रिपीट नहीं कर रही हूं वो चीजें। H+ लिखेंगे यहाँ पे और एक्टिविटी क्या होगी, 1 होगी। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में सिर्फ 1 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर लिखो यहाँ पे, 1 atm प्रेशर। ठीक है, और 1 atm 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और साथ में लिखो एक्टिविटी या फिर लिखो यूनिट एक्टिविटी। इकाई सक्रियता। ठीक है, यूनिट एक्टिविटी भी जरूरी है। तो यहाँ पे कितनी है सक्रियता, इकाई है, प्रेशर कितना है 1 atm है। ठीक है,
और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये पूरा इलेक्ट्रोड हम जो है स्टडी करते हैं। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन वो होगी, देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ओके, हाइड्रोजन को हम हमेशा, हाँ एक बात और याद रखना, बहुत जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो इस यूनिट में कि आपको जो है ऑक्सीडेशन की फॉर्म में जो है रिएक्शन दिखाई दे रही है, पर जब इक्वेशन में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी लिख रखी है। तो हमेशा याद रखना कि आप लिखो भले कैसे भी, पर जब भी आप नर्स इक्वेशन में या फिर आप अभी जो डिराइव करेंगे उसमें हमेशा उसे इस तरह से जो है वो लिखा जाता है, अपचयन इलेक्ट्रोड रिएक्शन की तरह, ठीक है, क्या अपचयन इलेक्ट्रोड रिएक्शन की तरह ही लिखा जाता है। बस हमारे समझने के लिए हम क्या लेते हैं एक बार कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो हम उस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं, पर जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमेशा वो रिडक्शन की टर्म में ही लिखी जाती है। ओके, यहाँ पर भी हम जो है रिडक्शन की टर्म में ही लिख रहे हैं। ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, ओके, हालांकि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर इसको हम लिख उल्टा रहे हैं ताकि हमारे जो उस इक्वेशन है उसमें सही से पुट किया जा सके। हालांकि यहाँ पे सिर्फ और इसी की बात हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी हमने देखा कि अगर इकाई 1 है, सक्रियता 1 है, एटीएम प्रेशर भी 1 एटीएम है और 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए या फिर हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ई नोट यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर हुआ इतना यहां तक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड में कोई धातु आयन जो है विलयन के संपर्क में रहता है तब क्या होता है। एक धातु आयन अगर विलयन के संपर्क में है तब क्या होगा, हम यहां लिखेंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रोड के लिए एक मेटल M अपने आयंस के कांटेक्ट में रहता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उस स्थिति में इलेक्ट्रोड रिएक्शन, एक धातु आयन है, ठीक है, जैसे हमने कॉपर और जिंक की बात करी थी ना, ठीक है, उसी तरह से कोई धातु आयन है, धातु है और वो अपने ही आयनों के संपर्क में रहता है, तब जो है इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है। ओके, तो ये लिखी है हमने ये इस तरीके से, राइट, Mn प्लस Ne माइनस, ओके। बट अब देखना, अभी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमेशा रिडक्शन की टर्म में लिखा जाता है ना, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखी हुई इक्वेशन दिख रही है, पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, राइट। तो यहाँ पे जब इक्वेशन में पुट करते हैं ना तो रिडक्शन की तरह पुट करते हैं। जैसे कि आपको अगर इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT NF, ये था Ln। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हालांकि आपको लिखना क्या चाहिए, ऊपर Mn प्लस लिखना चाहिए और नीचे क्या लिखना चाहिए, M लिखना चाहिए, पर आप यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी इसको मैं बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व कर सकती हूँ, पर ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि इसे रिडक्शन की टर्म में लिखना ज्यादा सही होगा। अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ जोड़ के करते हो तो फिर वो सारा लॉग वाला सिस्टम आ जाता है, ln
A माइनस ln B, और उसमें आप फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि इसी को जो है, क्योंकि ये देखो इक्विलिब्रियम में है, आप हमेशा अगर सिंगल रिएक्शन दे रखी हो तो उसे हमेशा किस फॉर्म में देखो, उसे रिडक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ देखो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कहूं मैं Mn प्लस 2n माइनस, बात तो एक ही है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और अब मैं इस m को लिखूं, अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो मैं किस तरीके से करूंगी, ये मैं करूंगी m बाय mn प्लस, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम कहाँ लिखते हैं, n की जगह लिखते हैं, तो ये n लिखा हुआ है। अगर कोई दूसरी वैल्यू होती तो हम यहाँ पुट कर देते, पर ये n ही है तो यहाँ पे पुट किया, राइट। ओके, तो ये इस तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन एक इलेक्ट्रोड के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड है, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज कितनी होगी, 1 के बराबर लिखी जाएगी। अगर आयंस है तो उसके अकॉर्डिंग होती है, पर यहाँ पे जो है आयन नहीं है, ये क्या है, सॉलिड है, आयन तो ये है, तो सॉलिड की एक्टिविटी ऑलवेज कैसे लिखी जाती है, 1 लिखी जाती है। तो यहाँ पे m की एक्टिविटी क्या लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो आयन है नहीं, एक्टिविटी तो आयंस की लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1, ऑलवेज 1 होती है सॉलिड की एक्टिविटी, कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, तो वो 1 लिखा जाएगा। ठीक है, और ये Mn प्लस, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसी को जो है वो अगर ऊपर ले जाना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे प्लस। इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये RT NF ln Mn प्लस, क्लियर है इतना। ओके, चलो, ये फिर आपने पता है थोड़ी देर पहले किया था या लास्ट क्लास में किया था नर्स इक्वेशन के टाइम में। ये क्या, इसको क्या करते हैं, 2.303 लॉग, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये हमने किया था ना, इसी को कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पे RT बाय F ln को किस में कन्वर्ट किया था, 2.303 RT बाय F लॉग, और इसको फिर हमने आगे सॉल्व किया था ना, फिर क्या आया था 0.0591 लॉग। तो यहीं पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, पूरा इसको वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। ये नोट प्लस 0.0591 n log Mn प्लस, तो ये हो गई आपकी पूरी इक्वेशन। किसके लिए, m के लिए। आपको क्या मिल गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। अभी मैंने इसमें हाइड्रोजन का रोल नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का तो क्या है, 0 ही होता है, तो आप सीधा m को जो है वो रिडक्शन की टर्म में उसकी इक्वेशन लिख के डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, चलो, ये हो गई बात। अब जो जनरल इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो इस तरह की रिएक्शंस के लिए, तो जनरल इक्वेशन आप किस तरीके से लिखते हैं, सेल माइनस RT बाय NF ln, अगर ऑक्सीडाइज है हमारा जो है स्पेशीज, तो ऑक्सीडाइज ऊपर आएगी, राइट, और रिड्यूस्ड क्या आएगी, नीचे आएगी, रिड्यूस्ड क्या आएगी, नीचे आएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन जनरल वाली, राइट। तो यहां से जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ई नोट, ठीक है, मान विद्युत वाहक बल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, और ये क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मानक विद्युत वाहक बल। ओके, तो चलो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। आगे जो है हम एक सेल लेंगे जो डेनियल सेल है हमारा, ओके, और उसके लिए जो है हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हमने सिर्फ एक हाफ सेल के लिए लिया था, उसके लिए जो ये पूरा है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइज्ड ऊपर आता है और रिड्यूस्ड नीचे आता है। नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे इस इक्वेशन का मतलब डेनियल सेल पर अप्लाई करके, राइट। चलो आज की क्लास में इतना ही।